Good morning, student. Today in class 11th economics, I am going to explain a very important topic that is called structural changes in Indian economy. My dear student, first you have to understand what was the changes. Before I am going to explain these changes, I want to say something to you that आज से ठीक 30 साल पहले, मानकर चलिए ठीक 30 साल पहले 1990 में यह घटना हमारे देश में हुआ। यह 1990 में क्या हुआ, आज उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ बातों को मैं इंग्लिश में और कुछ बातों को मैं हिंदी में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानिए कि 1990 में हमारे देश की स्थिति क्या थी और क्यों इतने बड़े कदम उठाने पड़े। बच्चों, 1990 वह साल था जिस साल हमारे देश में यह आर्थिक कदम उठाया गया जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आज का विषय हमारा यह है कि क्या यह इतना महत्वपूर्ण था, तो इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों जरूरी था, रीज़न, व्हाट इज द रीज़न, नीड। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट वीकनेस ऑफ प्री 1991 पॉलिसी। कहा जा रहा है कि 1991 के पॉलिसी जितना भी बना है वो पॉलिसी क्या था, वो फ्लॉप कर गया। मतलब क्या फ्लॉप कर गया कि भाई जितना भी पॉलिसी 1991 के पहले बना उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो कम। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हमारा जीडीपी जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से जीडीपी बढ़ा नहीं और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया बाकी देशों की तुलना में। दूसरा मैंने ये लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। यानी कि जितने भी आर्थिक सुधार के कार्यक्रम बनाए गए उसमें हम बेरोजगारी को सही करने में असफल रहे। तीसरा मैंने लिखा है पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो था उनका परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राइवेट सरकारी कंपनियां थी जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, उनका धीरे धीरे उनके काम का और प्रॉफिट तो दूर की बात है उनके काम में भी गिरावट आने लगी। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनका कोई प्रॉफिट होता नहीं था, वो लॉस में चल रहे थे। एक लाइसेंस पॉलिसी। लाइसेंस पॉलिसी बच्चों वो होता है जिसमें हम लोग अलग अलग लाइसेंस बनाते हैं। कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस बनाते हैं। तो बच्चों ये लाइसेंस जो होता है उस समय केवल कुछ ही लोग लाइसेंस ले पाते थे, क्योंकि इस लाइसेंस को लेने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता था और काफ़ी इसमें लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेट लोग होते थे और एक लाइसेंस को लेने में कई दिन लग जाते थे। मतलब ये बहुत ही कठिन होता था लाइसेंस प्राप्त करना। दूसरा मैंने कारण लिखा फॉरेन एक्सचेंज। बच्चों उसी साल पूरे दुनिया में एक और घटना घट रही थी जिसे हम लोग गल्फ वार के नाम से जानते हैं। गल्फ वार का मतलब ये होता है कि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था और वहाँ से हम लोग आज भी तेल खरीदते हैं जिसको हम लोग इम्पोर्ट कहते हैं। तो गल्फ कंट्री से तेल खरीदकर हम अपने देश में खपत करते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो उस साल क्या होता है कि हम लोग का ऑयल का कंजप्शन, जो क्रूड ऑयल था, पेट्रोलियम का कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ते जाता है और उसी कारण से हमारा ऑयल का जो बिल का पेमेंट था वो रुक जाता है। तो ऑयल का जो बिल का पेमेंट जो रुक जाता है तो क्या होता है कि हमें और ऑयल लेने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि हम ऑयल नहीं लेंगे और बोलेंगे गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, नहीं। उस समय मोटरसाइकिल गाड़ी चल रहा था लेकिन ऑयल का दाम बढ़ते जा रहा था। क्यों बढ़ रहा था ऑयल का दाम? तो हुआ क्या प्रॉब्लम कि जिन गल्फ कंट्री से हम लोग तेल खरीद रहे थे उस कंट्री का पेमेंट हम लोग फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी में करते हैं, आज भी करते हैं फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी जो था वो हमारे देश में बहुत कम मात्रा में रह गया था। इतना कम मात्रा में रह गया था कि मुश्किल से एक हफ्ता दो हफ्ते के लिए बचा हुआ था कि ताकि उसका पेमेंट कर पाए। यानी कि ऑयल का पेमेंट हम लोग फॉरेन करेंसी में कर रहे थे। तो हुआ क्या कि उसका रीपेमेंट के लिए उन्होंने शर्त लगा दिया गल्फ कंट्री में कि पहले पुराना कर्ज को चुकाइए, फिर उसके बाद आपको मैं तेल दूंगा। तो इस पोजीशन में आकर हमारा देश खड़ा हो गया कि पहले पुराना कर्ज भी नहीं चुका पा रहा था, तो फिर हम लोग ने उसको फिर कर्ज लिया। ठीक है, कर्ज लेते चले गए।
यानी हमारा देश इन परिस्थितियों में आकर कर्ज लेना चालू कर दिया। फिर हमारे देश में कुछ एनआरआई होते हैं। एनआरआई वो लोग होते हैं जो विदेशी हमारे यहाँ कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में डालते हैं और उसी पैसे को हमारा देश क्या करता है, तरक्की के लिए, विकास के लिए कार्यों में लगाता है। लेकिन उस साल क्या हुआ, जो भी एनआरआई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसे डाले थे देश में, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। बच्चों, ये 3 तो प्रमुख हैं, लेकिन साथ साथ एक और घटना हमारी दुनिया में घटा। यूएसएसआर, जिसको सोवियत रूस भी कहा जाता है आज के डेट में, रसिया, ये रसिया का जो विभाजन हो गया, यानी रसिया टूट गया कई गणराज्यों में, यानी रिपब्लिक कंट्री बन गया। और उसके बाद क्या होता है, हमारा देश का जो आर्थिक स्थिति, क्योंकि रसिया से हम लोग का फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा था, ठीक है, तो रसिया के टूट जाने के बाद से हमारा फॉरेन ट्रेड भी डिस्टर्ब हो गया। तो कुल मिलाकर ये तो थी ही, अब हमारे पास प्रॉब्लम एक और था कि हम लोन लेने के लिए कहाँ जाएंगे। तो लोन लेने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ है। तो उनके पास भी हमारा देश के लोग गए लोन लेने के लिए। तो आप ऐसे समझिए कि उन्होंने लोन देने से मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रख दिया। शर्त क्या रख दिया कि आप अपने यहाँ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड को भी पास करवाया। कुछ मतलब इतने कड़े कड़े शर्त रख दिए कि हम लोग यहाँ विदेशी कंपनियों का आगमन होना कंपलसरी कर दिया, यानी कि फॉरेन से आप इंपोर्ट बढ़ाएं। तो ये सारे प्रॉब्लम थे जिसके कारण से हमको ये इकोनॉमिक डिसीजन लेना पड़ा। और ये इकोनॉमिक डिसीजन जो आज तक चल रहा है उसी का देन है, जो आज तक इकोनॉमिक डिसीजन चल रहा है, जो आज हम लोग प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की बातें करते हैं, वो उसी दिन का देन है 1990 में, जो आज से ठीक 30 साल पहले होता है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। यू जस्ट कीप इट वन थिंग, दैट हाउ द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडिया, इन इंडियन इकोनॉमी। सो इस स्ट्रक्चरल चेंजेस का एक व्यक्ति को बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जिसको हम लोग थिंक टैंक कहते हैं। थिंक टैंक का मतलब होता है उसकी सोच से ये चीज़ उत्पन्न हुआ। जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय वो हमारे देश के क्या थे, फिनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने इसका रूपरेखा तैयार किया और उसके बाद से इस पर हम लोग चल पड़े। तब जाकर इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब ये चीज़ ठीक हो गया तो एक्सचेंज रेट हमारा पहले क्या होता था, फिक्स्ड होता था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था, और उसको क्या कर दिया गया, फ्लेक्सिबल मार्केटेबल एक्सचेंज रेट बना दिया गया। इंपोर्ट लाइसेंस, पहले क्या होता था, इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, अब इंपोर्ट लाइसेंस को फ्री किया गया। फिर उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज को घटा दिया गया। एफडीआई वो होता है जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी कारखाना, फैक्ट्री और इंडस्ट्री और कोई भी यूनिट्स में करते हैं एफडीआई। तो पहले एफडीआई केवल 15%, 10%, उसको बढ़ाकर फिर 47%, फिर 74% और आज के डेट में 100% कर दिया गया, ताकि हम लोग के देश का विकास हो सके। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सो बच्चों, यह बातें आपको बिल्कुल समझना है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप अपने यहाँ जितने भी पॉलिसी अभी चल रही हैं उसको आप नहीं समझ पाएंगे, क्यों होता है, कैसे होता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िए अपने बुक से। थैंक यू।